हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब अकेडमी। आई एम कृति। सो आज की क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसे हम एक ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, जो कि आप इसी क्लास में इस क्लास को ख़त्म करते करते आप एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 1 से लेकर 11 तक सारे लॉज को या प्रोविजंस को कह सकते हैं, आप सब याद कर लेंगे इसी क्लास में। तो हम एक निमोनिक्स लेके आए, जो ए से लेके ABCD करके हमने सारे निमोनिक्स को रखा है, जिससे आप बस एक अल्फ़ाबेट से आप बता देंगे कि कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन सा आर्टिकल प्रोवाइडेड है। ओके, तो ये रहा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ट्रिक्स के थ्रू। तो लेट्स मूव टू, तो एक बैकग्राउंड ले लेते हैं पहले कि बैकग्राउंड आगे का ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही प्रोविजंस मेंशंस थे या इसको बाद में लाए गए हैं। तो उसी के हम प्रोविजंस देख लेते हैं थोड़े कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या प्रीमाइस है। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन आर एनश्राइंड इन आर्टिकल 15A में। बेसिकली आपको पता है, जो भी कैपिटल लेटर्स डोनेट करते हैं, जैसे ABCD, जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। आप समझ पा रहे? तो ये हमारा 15A है। तो मतलब 51 तक तो हमारे DPSP है। हमने DPSP के भी ट्रिक्स देखे थे। आपको भी बोल रहे हैं 51 में ए में ये प्रोविजंस लाए गए थे अंडर पार्ट 4A। अगेन 4A के अंदर आया था। These duties were introduced by the 42nd Constitution Amendment Act in 1976। अच्छा, जो भी आपको पता है 42nd Constitution Amendment Act था, वो हमारी इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था, ठीक है। और जो 44th Constitution Amendment Act था, वो जनता पार्टी के थ्रू लाया गया था, मोरारजी देसाई के थ्रू। तो इसमें हमें क्या, हम एक इसके जो ईयर्स है उसको याद करने में दिक्कत जाती है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं। 42nd है, 4 + 2 = 6, तो 1976, एंड 4 + 4 = 8, तो 1978। तो आप ऐसे ईयर्स याद कर सकते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 में आया था। तो इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर बात करें तो हम वेट अगर स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऐसे आजकल आप देख रहे हैं यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चंस आ जाए टेबल्स के थ्रू। आरएक्स में वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमेटी मेंशन कर दे और ये बता दे इस कमेटी ने ये प्रोविजंस लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको याद करना, जो स्वर्ण सिंह कमेटी है हमारी, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो हम समझ गए इस पूरे स्लाइड से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया था, ठीक है, जो कि हमारे 51A के हिसाब से था, लाया गया था, ठीक है। और ये हमारे स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू लाया गया था, और इस समय की PM कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो आपको इतने सारे फैक्ट्स याद करने हैं। लेट्स मूव टू आवर सेकंड स्लाइड। तो ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज लाने का उद्देश्य क्या था, इसके पीछे बिहाइंड कौन कौन से थॉट्स, आइडियाज इंश्राइंड थे इनके फंडामेंटल ड्यूटीज के। ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, आपको पता है 1977 के बाद से इमरजेंसी के पीरियड्स पे बहस होना स्टार्ट हो गया था। इनिशियली देयर वाज अ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रोविजंस मेंशन नहीं थे, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि ओरिजिनली के फंडामेंटल ड्यूटीज थे, नहीं थे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू लाया गया था। और उस समय भी हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए थे। मतलब अभी आज की स्टेटस पे, करंट स्टेटस देखे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, तो हमें दिखता है हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन जब ये लाया गया था हमारा 42nd 1976 के समय में, तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसका मतलब एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड किया गया, और वो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अनुसार ऐड किया गया, जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ये जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के समय में हमारे 3 इंपॉर्टेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में बोल सके पार्ट्स में चेंजेस हुए थे। अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस आए थे सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। पार्ट 4 की बात करें डीपीएसपी में हमारे चेंजेस आए थे। और पार्ट 4A की बात करें तो हमारे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गया था, द 11th वन ऐड हो गया था। ओके, ओरिजिनली 10 थे, 1 to लेके 10 तक ओरिजिनली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 तक थे इंदिरा गांधी के समय में। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ है। ओके, ये इस स्लाइड से आपको इतने फैक्ट्स याद करने हैं। अगर नेचर देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो नेचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नेचर हमारा ये नॉन जस्टिफिएबल है। नॉन जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप अगर इस फंडामेंटल ड्यूटीज का आपका वायलेशन हो रहा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड नहीं करेगा कोर्ट। कोर्ट इज नॉट अ गारंटी इन दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आपको ये फंडामेंटल ड्यूटी चाहिए। ओके, तो ये हो जाता है। सेम गोज विद डीपीएसपी। डीपीएसपी इज ऑल्सो नॉन जस्टिफिएबल and fundamental duties is also non-justiciable, but fundamental rights are justiciable and enforceable by the court of law. Applicable only to citizens। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिर्फ सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पार्शली सिटीजन एंड एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी है। इंस्पिरेशनल एंड एजुकेशनल रोल है, वैसे एक ये मोरल वैल्यूज बताता है, एक ये सिविक वैल्यूज बताता है, ये स्पिरिट ऑफ पेट्रोइज्म को दर्शाता है कि अगर एक मोरल सिटीजन क्या होता है, एक वैल्यू एडेड सिटीजन क्या होता है। बेसिकली हमें एक इंस्पिरेशनल एंड एजुकेशनल रोल प्रोवाइड करता है। तो ये हमने कैरेक्टर देख लिए। लेट्स मूव टू आवर ट्रिक पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ट्रिक है हमारा, ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो लेट्स फर्स्ट गो लाइक दिस। हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके ओके, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। ओके, इसलिए हमारा 1 ड्यूटी हो गया, सेकेंड ड्यूटी 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 के तक हो गया। ए से लेके के तक हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आ गए, जो 1 से लेके 11 तक हो गए। ठीक है, अब इसको हम याद कर लेते हैं। A for अबाइड और एंथम। अबाइड और एंथम आप एंथम से याद कर सकते हैं। A for एंथम। B for बापूजी, हम इसका मतलब भी समझेंगे। C for कंसोलिडेशन या सेंटर। D for डिफेंड। E for इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की बात हो रही है, फ्रेटर्निटी। F for फोर्स। G फॉर गो ग्रीन, मतलब इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात हो रही है इसमें, गो ग्रीन समझ रहे हैं आप। H फॉर ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म मतलब टेम्परामेंट को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। ठीक है। आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस की बात हो रही है इसमें। ठीक है। J फॉर जीनियस। जीनियस स्पेलिंग इज दिस आई नो, बट मैंने इससे ऐसे किया है इजी टू लर्न के लिए। जीनियस में क्या होता है, जो हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल माइंड होता है। ओके। के फॉर नॉलेज। नॉलेज और किड, नॉलेज और किड आपको ए से के तक याद हो गए सारे। लेट्स मूव टू 1 by 1। ये रहे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बैरक से दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। तो ये देखा हमारे 15(1) में आया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया नेचर में बात किया था, जस्ट ओनली अवेलेबल टू सिटीजन। ए से क्या है, टू अबाइड वर्ड आ गया, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ओके, तो हमारे ए से हमने क्या किया था, अबाइड और एंथम। अबाइड और एंथम में तो ए फॉर अबाइड करना है हमारे अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी हमारे आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें हमारे नेशनल फ्लैग्स, नेशनल एंथम्स की बात की गई है। तो ए फॉर अबाइड और नेशनल एंथम, अबाइड द नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बी फॉर टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स। B for Bapuji. Bapuji is a freedom fighter. Okay, we all know that. B for Bapuji, and Bapuji is a
फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर को कि चैरिश करना है नॉबल्स आइडियाज को एंड इंस्पायर्ड होना है उनसे। बापू जी को भी याद कर सकते हैं एंड बॉस को भी आप याद कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस से भी, जो कि सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, लेट्स मूव टू सी। सी से हमारा क्या था? सेंटर। सेंटर था, ये कंसोलिडेशन था। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी इज कंसोलिडेशन, सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। और ये कौन प्रोटेक्ट करेगा? इंडिया मीन सेंटर। ओके, डी फॉर डिफेंड the country and render national service when called to do upon so. D for defense, defense the countries and render the national service when called to do upon so. Okay, D for defend. E for क्या था? To promote equality था. Okay, to promote harmony and spirit of common brotherhood. Brotherhood is equality among all the people of India, transcending religion, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory and derogatory to the women and diversity of वुमेन की बात करें। बेसिकली इसमें इक्वालिटी की बात हुई है। इक्वालिटी में हमें ब्रदरहुड की बात की है, फ्रेटर्निटी की बात की है, इक्वालिटी ऑफ अमंग ऑल रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी की भी बात की गई है। ठीक है, इक्वालिटी से हम ये समझ रहे हैं। तो A for abide the anthem, B for बापूजी, C for consolidation, D for defense and E for equality। तो हमने E तक याद कर लिया अपने सारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। F से स्टार्ट करते हैं। S क्या मतलब क्या है? To value and preserve the rich heritage of our composite culture. Culture is consisting of forts. ओके, फोर्ट्स की बात हो रही है, टॉम्स की बात हो रही है, ये सारे हमारे कंसिस्टिंग कल्चर्स की बात हो रही है। और ये हमारे कल्चर्स में हमारे डांस फॉर्म्स भी आ जाते हैं, फोक आर्ट भी आ सकते हैं। ओके, तो उसमें एफ फॉर फोर्ट से आप कल्चर को कंसोलिडेट और कंजर्व कर सकते हो, कंपोजिट कल्चर को। ओके, जी फॉर इज गो ग्रीन। गो ग्रीन इज एनवायरमेंट। ओके, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। ओके, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. G for go green, to protect the environment basically. H for to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reforms. Okay, तो H से हमने क्या याद किया? H for humanism. यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है humanism. Okay. I for to safeguard public property and abjure violence. Abjure violence means नॉन वायलेंस की तरफ जाना है हमें। और इसका हमने निमोनिक्स कैसे याद किया था? आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ओके, सो abjure वायलेंस, वायलेंस को खत्म करना है, नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करना है। जे फॉर टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, स्ट्राइव, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस इज द वर्ड फॉर, इफ इसका एक्सीलेंस का सिनोनिम देखे तो इज जीनियस। ओके, काइंड ऑफ जीनियस। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटीज और सो दैट द नेशनल कंसिस्टेंसी राइजिंग टू हायर लेवल्स ऑफ एंड्योरेंस एंड अचीवमेंट। बेसिकली किसका काम होता है? जीनियस का। तो जीनियस, जीनियस, पर इसके बदले मैंने ये वाला जी लाया है। ठीक है, देखिए जीनियस। And K is last but not the least. K is 11th fundamental duty, which is came under 86th Constitutional Amendment Act 2002. Okay, तो K का क्या नाम है? नॉलेज। नॉलेज से हमने निमोनिक से याद की नॉलेज और किड। प्रोवाइड द नॉलेज टू किड। Who is the parents or guardian to provide opportunity for the education for his child, as a case may be what between the age of 6 to 14 years. Okay, 6 to 14 years के चाइल्ड को नॉलेज प्रोवाइड करना। 6 to 14 years चाइल्ड को नॉलेज प्रोवाइड करना। 6 to 14 years क्या नॉलेज प्रोवाइड करना किड को। ओके, तो ये हमारे सारे निमोनिक्स से
हमारे सारे निमोनिक से ए से लेके के तक, जो कि बहुत ही इजीली तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अपने जीएस मीन्स की आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे आपको ए बी सी डी करके इजीली आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सा प्रोविजन मेंशन था फंडामेंटल ड्यूटीज में। ओके, ऐसे आपको अपने जीएस के आंसर को मोर क्रिस्प एंड मार्क्स गेन करने हिसाब से बना सकते हैं। ओके, तो ये ए से लेके हमारा के तक के सारे ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड फंडामेंटल और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के भी मैंने ट्रिक्स निमोनिक्स को ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है, वो मैंने आपको कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज डू वॉच इट एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो thank you everyone for watching this session and stay tuned for more interesting videos.